हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल के बारे में। परेटो क्राइटेरियन जो था, उसने कहा था कि इकोनॉमिक चेंज विच हार्म्स नो वन एंड मेक्स समवन बेटर ऑफ इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। अगर कोई भी इकोनॉमिक चेंज होता है वो किसी को हार्म नहीं करता पर किसी को बेटर ऑफ करता है, तो इट इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। जैसे कि अगर दो इंडिविजुअल्स हैं, ए और बी, ठीक है, एक इकोनॉमिक चेंज के बाद ए की यूटिलिटी रहती है कांस्टेंट पर बी की यूटिलिटी बढ़ जाती है, या फिर दोनों की यूटिलिटी बढ़ जाती है इकोनॉमिक चेंज के बाद, तो वो सोशल वेलफेयर को बढ़ाएगा अकॉर्डिंग टू परेटो। पर ये जो क्राइटेरियन है, इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी। दैट इज़ के अगर इकोनॉमिक चेंज हुआ, ए की यूटिलिटी बढ़ गई और बी की यूटिलिटी कम होगी, तो इसमें हमें परेटो क्राइटेरियन हेल्प नहीं करेगा बताने के लिए कि सोशल वेलफेयर बढ़ा है कि नहीं। तो इधर रोल आ जाता है कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल का। ठीक है, तो उन्होंने एक कंपनसेशन प्रिंसिपल दिया है ऑन द बेसिस ऑफ विच दे क्लेम टू इवेल्युएट दोज चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी विच मेक सम इंडिविजुअल्स बेटर ऑफ एंड अदर्स वर्स ऑफ। अब इस प्रिंसिपल के कुछ अजम्पशंस हैं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। ठीक है, कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं है कंजम्पशन और प्रोडक्शन की, टेस्ट कांस्टेंट है। The problems of production and exchange can be separated from the problems of distribution. Utility is ordinally measured. ऑर्डिनली का मतलब है रैंकिंग के थ्रू, और कार्डिनली मतलब होता है कि नंबर देना, यूटिलिटी को एक नंबर असाइन करना। तो क्या है ये प्रिंसिपल? According to Caldo's welfare criterion, if a certain change in economic organization or policy makes some people better off and others worse off, then the change will increase social welfare if those who gain from the change could compensate the losers and still be better off than before. अगर इकोनॉमिक चेंज के बाद सम पीपल आर बीइंग मेड बेटर ऑफ एंड अदर्स आर बीइंग मेड वर्स ऑफ, तो वो सोशल वेलफेयर को तब बढ़ाएगा या तब इंक्रीज करेगा जब दोज हु गेन कुड कंपनसेट द लूजर्स एंड स्टिल बी बेटर ऑफ देन बिफोर। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये पोटेंशियल देख रहा है, इसमें एक्चुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। ठीक है, और जे आर हिक्स, अकॉर्डिंग टू जे आर हिक्स, अ चेंज इज एन इम्प्रूवमेंट इफ द लूजर्स इन द चेंज सिचुएशन कैन नॉट प्रॉफिटेबली ब्राइब द गेनर्स नॉट टू चेंज फ्रॉम द ओरिजिनल सिचुएशन। तो जे आर हिक्स ने भी वही बात कही है, डिफरेंट वर्ड्स में बात कही है। हिक्स हैज़ गिवन द क्राइटेरियन फ्रॉम अ लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो उन्होंने लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, वेरएज कैल्डोर ने जो बताया है वो गेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ठीक है, तभी इसको हम कैल्डोर हिक्स क्राइटेरियन भी कहते हैं। अब कैल्डोर हिक्स क्राइटेरियन हम एक यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि इनिशियली हम पॉइंट क्यू पे हैं और कोई इकोनॉमिक चेंज होता है और हम पॉइंट टी पे चले जाते हैं। अब पॉइंट क्यू से पॉइंट टी पे जब हम जाते हैं तो ए की यूटिलिटी होती है कम और बी की यूटिलिटी बढ़ती है, तो ये हो गया केस ऑफ इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी। अब बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन हम पॉइंट टी से पॉइंट आर पे भी जा सकते हैं, पॉइंट जी पे भी जा सकते हैं, पॉइंट एस पे भी जा सकते हैं, और किसी और पॉइंट लाइन सेगमेंट डी ई के किसी भी और पॉइंट पे हम जा सकते हैं। अगर हम पॉइंट टी से पॉइंट आर पे जाते हैं तो क्या होता है, अगर हम आर पॉइंट को क्यू से कंपेयर करें तो जो ए की यूटिलिटी है वो तो कांस्टेंट है पर बी की यूटिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, इन द केस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन जी एंड पॉइंट क्यू वी कैन सी कि ए और बी की दोनों की यूटिलिटी बढ़ गई है, और अगर हम पॉइंट क्यू से पॉइंट एस की तरफ जाते हैं तो ए की यूटिलिटी बढ़ गई है और बी की कांस्टेंट है। इसका मतलब लाइन सेगमेंट आर एस पे जो भी सारे पॉइंट्स हैं वो दोनों की यूटिलिटी वो परेटो क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और उसमें या तो दोनों की यूटिलिटी बढ़ रही है या फिर एक की सेम है और दूसरे की बढ़ रही है। ठीक है, तो कैल्डोर हिक्स क्राइटेरियन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। पॉइंट क्यू से जब हम पॉइंट टी की तरफ जा रहे हैं तो कैल्डोर हिक्स क्राइटेरियन सेटिस्फाई हो रहा है। अकॉर्डिंग टू कैल्डोर हिक्स क्राइटेरियन, कंपनसेशन मे नॉट बी पेड टू जज वेदर और नॉट सोशल वेलफेयर हैज इंक्रीज। इट इज़ इनफ टू नो वेदर द गेनर कुड कंपनसेट द लूजर एंड स्टिल बी बेटर ऑफ द बिफोर। कंपनसेशन को पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि गेनर जो है वो लूज़र को कंपनसेट कर सकता है एंड स्टिल बी बेटर ऑफ। तो यहाँ पर हो रहा है कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई।
अब आप ये सारा पढ़ सकते हैं देखने के लिए, इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन वैसे मैंने दे दी है। अब कोई भी चेंज होता है इकोनॉमिक पॉलिसी में दैट मूव्स द इंडिविजुअल फ्रॉम अ पोजीशन ऑन अ लोअर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व टू अ पोजीशन ऑन अ हायर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व दैट इंक्रीजेज द सोशल वेलफेयर। अगर हम लोअर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व से हायर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व की तरफ जाएंगे, उस हायर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो है सोशल वेलफेयर बढ़ेगा। अब सिटॉफ्स्की पैराडॉक्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि देखिए, अगर हम पॉइंट सी जो कि यूपीसी जे के पे है, यूटिलिटी पॉसिबिलिटीज़ कर्व जे के पे है, अगर हम उससे पॉइंट डी की तरफ जाते हैं जो कि यूटिलिटी पॉसिबिलिटीज़ कर्व जी एच पे है, तो पॉइंट डी की तरफ जाते हैं तो हम कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ जाएंगे तो पॉइंट डी से बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन वी कैन मूव टू पॉइंट एफ। और अगर हम पॉइंट एफ पे देखें तो पॉइंट सी के कंपैरिजन में ए की भी यूटिलिटी बढ़ रही है पॉइंट एफ पे, और बी की भी यूटिलिटी बढ़ रही है पॉइंट एफ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों की यूटिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल इज बीइंग सेटिस्फाइड। और अगर हम पॉइंट डी से कोई इकोनॉमिक चेंज होने के बाद पॉइंट सी पे जाते हैं तो हम बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन वी कैन मूव टू पॉइंट ई, एंड वी कैन सी एट पॉइंट ई ए की भी यूटिलिटी बढ़ रही है और बी की भी यूटिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, एज कम्पेयर टू पॉइंट डी, है ना। तो यहाँ पर भी कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये रिजल्ट तो इनकन्सिस्टेंट हो गया। These contradictory results are obtained by Kaldor-Hicks criterion when following a policy change where new utility possibilities curve intersects the former utility possibilities curve. अगर नई यूटिलिटी पॉसिबिलिटीज़ कर्व इंटरसेक्ट करेगी फॉर्मर यूटिलिटी पॉसिबिलिटीज़ कर्व को तो हमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट मिलेगा। अब सिटॉफ्स्की ने इसका एक सोल्यूशन दिया है। सिटॉफ्स्की ने कहा है कि अगर हम पॉइंट क्यू से पॉइंट जी की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है पॉइंट जी से हम पॉइंट आर की तरफ जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो पॉइंट आर पे कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, और अगर हम पॉइंट जी से पॉइंट क्यू की तरफ जाएंगे तो पॉइंट क्यू से हम किसी और ऐसे पॉइंट पे नहीं जा सकते जो कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करेगा। जिसका मतलब ये है कि वो दोनों की यूटिलिटी इंक्रीज़ करेगा। ऐसी कोई पॉइंट नहीं है जिस पे हम जा सकते हैं पॉइंट क्यू से। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हायर यूटिलिटी पॉसिबिलिटीज़ कर्व पे अगर हम जाएंगे तो कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो सिटॉफ्स्की क्राइटेरियन कहता है कि इट रिक्वायर्स द फुलफिलमेंट ऑफ द कैल्डोर हिक्स क्राइटेरियन एंड द रिवर्सल टेस्ट। इट मीन्स दैट अ चेंज इज एन इम्प्रूवमेंट if the gainer in the change situation are able to persuade the loser to accept the change, and simultaneously losers are not able to persuade the gainers to remain in the original position. ठीक है, तो thus when two utility possibility curve are not intersecting and change involves movement from a position on a lower utility possibilities curve to a higher utility possibilities curve, the change raises social welfare. तो वही बात है जो हमने पहले रिपीट की थी। तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि इट रेफर्स टू पोटेंशियल वेलफेयर रैदर दैन एक्चुअल वेलफेयर। दैट इज़ कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में होना ज़रूरी नहीं है, बस पोटेंशियल होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का। और दूसरी बात यह है कि ये एक्सटर्नैलिटीज़ को भी इट डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट एक्सटर्नैलिटीज़। ठीक है, तो ये था कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल। थैंक यू।